रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। तो कल मैंने आपको बताया था कि कंजेंटल हार्ट डिजीज की तीन कैटेगरीज हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस और अदर डिजीजेस। हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब साइनोटिक और एसाइनोटिक में आपने डिफरेंशिएट कैसे करने हैं, एज की बेस पे। याद रखिएगा, साइनोटिक वाला जो पेशेंट होगा किस एज में प्रेजेंट करेगा? राइट आफ्टर बर्थ। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, ये प्रेजेंटेशन होगी। और जो एसाइनोटिक पेशेंट होगा उसकी प्रेजेंटेशन कब होगी? उसकी प्रेजेंटेशन होगी 12 या 14 साल में। 12 साल, 8 साल, 10 साल, 12, 14, 20 साल तक, यहाँ तक प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ये आपने एज में ये जेन में याद रखना कि पहले एज देखनी है पेशेंट की। दूसरी बात ये कि साइनोटिक हार्ट डिजीज में साइनोसिस होता है, एसाइनोटिक में साइनोसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो वजह है एक्चुअली शंटिंग की डायरेक्शन। तो वो मैं अब आपको ना समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो वो समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये ना मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। एंड प्लीज़ व्हाइट बोर्ड पे अवॉइड एनोटेटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड। मेरी प्रेजेंटेशन पे प्लीज़ आप उसके ऊपर ड्रॉ ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। तो ये आप देखिए व्हाइट बोर्ड में, आप यहाँ पे एक हार्ट ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, दिस इज द हार्ट। एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम हार्ट की। ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और बीच में सेप्टम। अब आप सबको पता है कि राइट साइड पे जो ब्लड है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। इसका O2 कंटेंट कम है। यही ब्लड आपको पता है ये इट विल गो टू द लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में। और यहाँ पे इसका O2 कंटेंट इट इज मच ग्रेटर, इट इज ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ से फिर एओर्टा के थ्रू ये जाता है बॉडी को। ऐसी ही बात है। अब साइनोटिक हार्ट डिजीजेस का दूसरा नाम है राइट टू लेफ्ट शंट्स। क्या नाम है? राइट टू लेफ्ट शंट्स। तो इसमें क्या होता है, ब्लड जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाने लग पड़ता है। उसके जाने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कोई सुराख हो। ठीक है। तो देर इज ऑलवेज राइट टू लेफ्ट शंट। अब देखें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा तो यहाँ पे ये ब्लड तो पोल्यूट हो गया ना, इसका O2 कंटेंट अब गिर जाएगा। और जब ये ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा बॉडी को, लाइक इफ दिस इज योर बॉडी, ये ब्लड जब बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी को रिसीव होगा ऑक्सीजन ब्लड। कौन सा? पॉल्यूटेड ब्लड रिसीव होगा जिसका O2 कंटेंट कम होगा। दिस इज द रीजन दैट इन राइट टू लेफ्ट शंट्स द प्रेजेंटेशन इज साइनोटिक। साइनोटिक प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं द अदर थिंग, ए साइनोटिक में क्या होता है और ए साइनोटिक की प्रेजेंटेशन इतनी लेट क्यों होती है, इतनी लेट क्यों वो जाके प्रेजेंट करता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट। इसमें यहाँ पे जो ब्लड है उसमें से कुछ ब्लड राइट साइड पे जाता है। तो राइट उससे ये होगा कि राइट साइड का O2 कंटेंट बढ़ जाएगा। राइट साइड के ब्लड ने आपको पता है जाना है कहाँ पे? आपके लंग्स की तरफ। लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वापस आ जाना है। और जो ब्लड आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाना है एओर्टा के थ्रू, उसके O2 कंटेंट जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इट इज अनचेंज्ड। दैट इज द रीजन दैट द लेफ्ट टू राइट शंट्स आर एसायनोटिक। ठीक है, ये वजह है कि इसमें साइनोसिस नहीं होगा क्योंकि ब्लड की पोल्यूशन नहीं हुई है। ब्लड इज स्टिल ऑल फ्रेश, फ्रेश है ब्लड। लेकिन ये जो पेशेंट्स हैं
एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेज वाले भी, ये भी जब 14-15 साल के हो जाते हैं या 8-10 साल के हो जाते हैं तो इनके अंदर भी साइनोसिस शुरू हो जाता है। और वो साइनोसिस क्यों शुरू होता है, वो जब साइनोटिक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज पढ़ेंगे जब डिटेल में अभी साथ ही, तो वो मैं आपको तब बताऊंगा। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, फिलहाल हम वही से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम साइनोटिक हार्ट डिजीज जो कि मैंने आपको बताया, हम साइनोटिक हार्ट डिजीज से शुरू करते हैं। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज आपने याद रखने हैं, 5 हैं। द 5 T's। इसको याद रखने का तरीका है द 5 T's। तो वो लेट मी ओपन द पेज फॉर यू। ये लीजिए। अब मैं साथ साथ आपको ना पिक्चर्स भी शेयर करता रहूँगा। मैं बता दूं, आप उसको अपने साथ साथ पास सेव करते जाएं, क्योंकि वो पिक्चर्स जो हैं वो आपको काम आएंगी। दे विल कम इन हैंडी लेटर। तो क्या लिखा हुआ है जी इसने यहाँ पे, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि देर इज अर्ली साइनोसिस ब्लू बेबीज होंगे, ऑफन डायग्नोस्ड प्रीनेटली और बिकम एविडेंट इमीडिएटली। ये लफ्ज आपने ना हाईलाइट करना है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है। एंड यूजली रिक्वायर अर्जेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ पीडी, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये 5 T's कौन से हैं? पहला है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्रांसपोजिशन, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो एंड टोटल एनामलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। तो ये हम सारी अब डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस से। मैंने कल आपको ये पिक्चर शेयर कर दी थी, मैं अब दोबारा भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा फॉर द पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइंड। तो ये हार्ट आप देखें। आप हमने एपियोलॉजी पढ़ी थी, आप में से किसी को याद है कि हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था ट्रंकस आर्टेरियोसिस? याद है, जो हमने ट्यूब बनाई थी, उस ट्यूब के सेगमेंट्स बनाए थे हमने, और उसमें से एक सेगमेंट जो सबसे ऊपर था उसका नाम था ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस के क्या डेरिवेटिव्स थे, क्या बनता था ट्रंकस आर्टेरियोसिस से? दो चीजें बनती थी। यस, वेरी गुड। एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। अब परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होगा? परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस में ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज परसिस्टिंग। ये इसमें से ना एओर्टा बना ना पल्मोनरी ट्रंक बनी, बल्कि एक कॉमन एग्जिट ट्रैक बन गया। आप देखें, एंड रिमेंबर, persistent truncus arteriosus always exist with a ventricular septal defect। याद रखना है, लिख लें पास, बल्कि वहां पे लिखा हुआ भी है। दे ऑलवेज हैव अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये देखें, ये इसका वेंट्रिकल का जो सेप्टम है, होना तो ये चाहिए था कि ये ऐसे कंप्लीट होता। ठीक है। यस डॉक्टर आयशा, एक ही कॉमन वेसल है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये एओर्टा यहाँ से अराइज करता और पल्मोनरी ट्रंक यहाँ से अराइज करती, जो स्पाइरलिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो दिस इज, अब इसमें होगा क्या? बड़ा वाजे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो मिक्स हो जाएंगे। तो जो आपकी ये एओर्टा को जो ब्लड जाना है, जो आपकी बॉडी को, वो ब्लड का O2 कंटेंट कम होगा, वो पोल्यूटेड ब्लड होगा, एंड दैट विल कॉज साइनोसिस। तो ये आपकी पहली डिजीज है, साइनोटिक डिजीज। अच्छा, आपको याद है मैंने जिक्र किया था एम्ब्रियोलॉजी के दौरान न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 डिजीजेस एसोसिएटेड विद इट। किसी को याद है?
अच्छा चले, न्यूरोक्रेस सेल, अब मैं आपको बताता चलूं। न्यूरोक्रेस सेल्स का काम क्या था। न्यूरोक्रेस सेल्स आपके, दे हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, ये आपका जो यहाँ पे जो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम था, न्यूरोक्रेस सेल से बनता था। जो आपका एंडोकार्डियल कुशन था, न्यूरोक्रेस सेल से बनता था। तो तीन डिजीजेस ऐसी हैं which develop due to failure of, due to failure due to failure of neural cell migration। वो तीन डिजीजेस कौन सी हैं? वो हैं persistent truncus arteriosus, tetralogy of Fallot, और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। आपसे वो, आपको प्रेजेंटेशन दी होगी, आपने पहले तो रिकग्नाइज करना होगा तो इन तीनों में से कौन सी डिजीज है। फिर उसको ऑप्शंस दिए होंगे, व्हाट इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, तो आपने आंसर करना है देयर इज फेलियर ऑफ न्यूरोक्रेसल माइग्रेशन। तो हमने उसमें से एक डिजीज हमने पढ़ ली है, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट एड पे जाके रीड कर लेते हैं कि उस पे क्या उसने बताया हुआ है। तो बड़ी आसान सी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है। बस क्या याद के रखना है, प्रेजेंटेशन ये यंग बेबीज बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर बर्थ होगी अपेयरेंस, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। ठीक है। थर्ड वन डॉक्टर आयशा, थर्ड वन ये यहाँ पे मैं बताता हूँ, ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ट्रांसपोजिशन एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। ठीक है। ये मैंने लेबल भी कर दिया है यहाँ पे। बल्कि आपकी फर्स्ट एड के ऊपर अगर आप देखें, आप उसका एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन देखें जो हमने कल पढ़ लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैं आपको एक सेकंड में आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद फेलियर, फेलियर ऑफ न्यूरोक्रेसल टू माइग्रेट। तो उससे जो तीन डिजीजेस हो रही हैं वो कौन सी वाली हैं? ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, और परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस। तो हमने इनमें से अभी परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस को हम डील कर रहे हैं अभी फिलहाल। चलिए अब वापस हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये रहा। तो क्या बताया जी उसने परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस में, क्या बताया उसने? बताया जी ट्रंकस आर्टीरियोसिस फेल्स टू डिवाइड इनटू पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा ड्यू टू failure of aorticopulmonary septum formation. Most patients have accompanying VSD। इस पे आप जैसे कि उसने पीछे मेंशन किया, आप साइड नोट ऐड कर लें इसके अंदर, फेलियर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम नहीं बन सका, एंड यू लेफ्ट विद persistent ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज। अगली डिजीज, उसकी पैथोफिजियोलॉजी है बिल्कुल सेम है। अगेन द कॉज हियर, क्या डिजीज का नाम है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। आपको पता है यूजली अगर आप नॉर्मल एनाटमी देखें हार्ट की, लेट मी ड्रॉ अ हार्ट, स्मॉल हार्ट हियर, लाइक इफ दिस इज द हार्ट, तो आप सब जानते हैं ये बड़े अच्छे से कि पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से अराइज करता है, और आप सब ये भी जानते हैं कि एओर्टा कहाँ से अराइज करता है। दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक, दिस इज द एओर्टा। तो आपको पता है एओर्टा अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम, this is the, sorry, the left ventricle, and pulmonary trunk arises from the right ventricle। ठीक है। ये नॉर्मल है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एओर्टा है एंड इट इज राइजिंग फ्रॉम वेयर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज द राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट साइड पे देखें, पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी, वो कहाँ से राइज कर रही है? वो लेफ्ट तो उल्टा हो गया है। ये दोनों
इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन होगी है ग्रेट आर्टरीज की। एओर्टा लीव्स राइट वेंट्रिकल एंटीरियरली एंड पल्मोनरी ट्रंक लीव्स पोस्टीरियरली। आप अगर नॉर्मल एनाटमी, अभी मैं सेक्शन वो पीछे छोड़ के आया हूँ, हम वापस आके रिव्यू करेंगे। अब इसमें जो एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट इन नॉर्मल पर्सन पल्मोनरी ट्रंक इज ऑलवेज एंटीरियर। ये देख रहे हैं, पल्मोनरी ट्रंक आगे होता है और एओर्टा इसके पीछे से लूप करके ऊपर से आता है। पल्मोनरी ट्रंक हमेशा एंटीरियरली अराइज करता है। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर जो आपको एग्जाम के अंदर सवाल जो स्टेट जो लफ्ज नजर आएंगे ना, आपने गौर इस पे हाईलाइट कर लें इसको, इसको अच्छे से हाईलाइट करना। ये लिखा होगा एओर्टा लीव्स एंटीरियरली, इसमें एओर्टा एंटीरियरली एंड पल्मोनरी ट्रंक लीव्स पोस्टीरियरली। ये लफ्ज लिखे होंगे उधर एग्जाम में। ये बज वर्ड है, बज वर्ड्स, ये याद रखने, यही लफ्ज लिखे होंगे वहां पे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये दोनों अब यहीं पे बल्कि हम ड्रॉ करते हैं। हमने बात की कि ये तो हो गया। अब आप देखें, ये एओर्टा से ब्लड जा रहा है बॉडी की तरफ, बॉडी से वापस आएगा वीना कैवा से, वीना कैव से वापस यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वापस एओर्टा में और वापस बॉडी में। तो ये ब्लड का फ्लो ऐसे चल रहा है। इस दौरान क्या ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो रही है? आप मुझे बताएं, क्या हो रही है ऑक्सीजन ब्लड की? बॉडी से आ रहा है, बॉडी में जा रहा है, बॉडी से आ रहा है, बॉडी में जा रहा है। ढोना तो ये था, बॉडी से आता लंग्स में जाता, फिर बॉडी को जाता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो रही, इसीलिए साइनोसिस होना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, लंग से वापस आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, वापस लंग्स में, वापस लंग्स, वापस हार्ट, लंग से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से लंग। तो आप देखें यहाँ पे बड़े बड़े क्लियरली दो लूप्स बन गए इंडिपेंडेंट। एक ये लूप बन गया है, ब्लड बार बार इधर ही इसी चक्कर में, और एक ये लूप बन गया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये पेशेंट सरवाइव कर सकता है ऐसे? विल ही सरवाइव? क्या ये पेशेंट सरवाइव करेगा? अगर वही और ये ऑक्सीजन ब्लड ही उसको बार बार मिलता रहा, क्या सरवाइव कर सकता है वो? वो नहीं सरवाइव करेगा, वो मर जाएगा। तो हम सर्जन, हम इसकी करनी होती है सर्जरी। सर्जरी करके एओर्टा को ठीक करना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में लगाना होता है, पल्मोनरी ट्रंक को राइट में लगाना होता है। लेकिन सर्जरी आपको पता है, एकदम से तो सर्जरी नहीं हो सकती, उसके लिए टाइम लगता है। तो इस टाइम में हम क्या करें ऐसा कि ये, तो इस टाइम में हम पता क्या करते हैं, हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। हम इन दोनों सर्किट्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में, ताकि यहाँ से कुछ ऑक्सीडेंटेड ब्लड यहाँ पर आ जाए, ताकि बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। वो हम कैसे करते हैं? वो हम करते हैं थ्रू पीडीए। आपको अगर याद हो, पेटेंट डक्टस, वी कीप द पीडीए ओपन। लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखें, दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, और दिस इज द एओर्टा, और पीडीए, दिस इज द पीडीए, दिस इज द पीडीए। तो अगर हम पीडीए को खोल दें या खोला रखें, तो देखें दोनों सर्किट्स आपस में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कुछ बॉडी को जाना शुरू हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पेशेंट बेहतर हो जाएगा। तो हमने कल पढ़े थे फैक्टर्स विच कीप द पीडीए ओपन एंड फैक्टर्स विच कीप पीडीए क्लोज। तो हम क्या देंगे इस पेशेंट को, व्हाट विल वी गिव? कल हमने पढ़ी, यस, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। यस डॉक्टर आसिफ, आपने सीखा, वी विल गिव प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। और कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? पीजीई, ठीक है। ई देखें, ताकि ये ओपन रहे और पेशेंट सरवाइव कर सके जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो जाती। जो उसका पक्का ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ, वेट अ मिनट,
ये हमने पढ़ लिया, सेपरेशन ऑफ सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशंस नॉट कंपैटिबल विद लाइफ अनलेस अ शंट इज प्रेजेंट, अनलेस अ शंट इज प्रेजेंट टू अलाउ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। वो वीएसडी हो सकता है, पीडी हो सकता है, और पेटर्नल फॉर्मेल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिस्कशन में आपको पीडीए मिलेगा। ठीक है। ये भी, इसकी रेडियोलॉजी भी आप देख लें तो बड़ा क्लियरली उसके अंदर नजर आ रहा है। ये राइट वेंट्रिकल है और यहाँ से एओर्टा निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। होना तो ये चाहिए था कि ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते, इनको चाहिए था कि ये आपस में ऐसे क्रॉस करते एक दूसरे को, लेकिन दिस इज नॉट द केस हियर। अब इसके एक्सरे के ऊपर आपको एक बड़ा टिपिकल एक्सरे है इसका, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर। जिसके एक्सरे का नाम है एग ऑन अ स्ट्रिंग अपेरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे, नैरो मीडियास्टिनम। ठीक है। अगेन फेलियर ऑफ एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम, एंड दिस इज ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरोक्रेस सेल माइग्रेशन। ठीक है, याद रखना है। विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन मोस्ट इन्फेंट्स डाई विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका एक्सरे आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्सरेज इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। या आपको एक्सरेज बड़े अच्छे अच्छे यूवल की, यूवल जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा कि उसके अंदर बड़े अच्छे एक्सरेज होते हैं। मैंने भी कुछ अच्छे एक्सरेज अपने पास कलेक्ट किए हुए हैं, तो लेट मी शेयर विद यू कि एग ऑन अ स्ट्रिंग अपेयरेंस कैसी नजर आती है। तो ये भी बस थोड़ी देर में शेयर हो जाता है, टेकिंग विद टाइम टू लोड। ये शेयर हो गया। तो लेट मी शो यू कि एग ऑन अ स्ट्रिंग अपेयरेंस कैसी नजर आती है। तो ये देखें, सॉरी, यहाँ पर दिस इज एग ऑन अ स्ट्रिंग अपेयरेंस। एग यानी अंडा, अंडा। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं धागे को, धागा। अब इसमें अंडा कौन सा है और धागा कौन सा है? ये अंडा है, दिस इज द एग। देखिए बिल्कुल जिस तरह एक एग होता है ना, लिटरली वैसे ही है ये। और स्ट्रिंग कौन सी है? दिस इज द स्ट्रिंग। ये ऐसे लगेगा कि अंडे को धागे से लटका दिया ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड एग ऑन अ स्ट्रिंग अपेयरेंस। किसके अंदर आएगी ये? ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम भी शेयर कर देता हूँ। ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट री, बड़ी अच्छी तस्वीर है मेरे पास। ये आप सब सेव करते जाएं अपने ना, फोल्डर बनाए एक, उसके अंदर आप ना इसको सेव भी करें। तो ये पिक्चर आप देखें, मैंने शेयर किया दिस वन। तो ये है एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोगा। अगेन द पैथोफिजियोलॉजी इज फेलियर ऑफ न्यूरोक्रेसल माइग्रेशन। तो ये आप बड़ा क्लियरली इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें राइट साइड से ब्लड जा रहा है टू द एओर्टा, लेफ्ट साइड से जा रहा है टू द pulmonary trunk। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। मैं कुछ हाईलाइट कर दूं चीज़ें दोबारा से, जो आपने, आप भी हाईलाइट कर लें अपनी बुक पे, जो एग्जाम में मिलेंगी आपको। एक तो इसके अंदर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन देनी है, पीडीए ओपन रखने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ साइड पे लिख लें, बल्कि मैं लिख देता हूँ। आपने क्या देना है? पीजीई, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, पीडीए में, पीडीए ओपन रखने के लिए। और जो दूसरा इसमें अपनी याद रखनी है, एगोनस्ट्रिंग अपेरेंस याद रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एओर्टा लीव्स एंटीरियरली एंड pulmonary trunk लीव्स पोस्टीरियरली। ये इसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर, आपके यू वर्ल्ड के अंदर आपको ये बड़ा आराम से मिल जाएगी ये लफ्ज। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी ट्राइकस्पिड एट्रीसिया। एट्रीसिया, ट्राइकस्पिड वाल्व कौन सा वाल्व होता है जी? ये किधर होता है, पता है किसी को? ये कौन सा वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व? जो कि बता सकता है? यस, दिस इज योर ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो नजर आ रहा है आपको, दिस ट्राइकस्पिड वाल्व।
अब जो पेशेंट्स होते हैं ट्राइकस्पिड एट्रीसिया के, और एट्रीसिया का मतलब होता है एट्रीसिया, मतलब इसमें इट एक्चुअली फेल्स टू रीकैनालाइज। ये वेल्व तो बन जाता है लेकिन इसमें सुराख नहीं हो पाता। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि ये इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, तो लेट्स हैव अ लुक। दिस इज ट्राइकस्पिड एट्रीसिया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, अब होना तो ये चाहिए था कि ये वेल्व ऐसे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इट्स इट इज मोर ऑफ अ वॉल। ये दीवार बनी हुई है, एक वेल्व कोई नहीं है। अब ब्लड ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड राइट एट्रियम से एएसडी के थ्रू, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और आप देखें शंटिंग हो गई, लेफ्ट राइट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट में चला गया, उससे क्या होगी? साइनोसिस। लेफ्ट से फिर ब्लड एक वीएसडी के थ्रू, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू वापस आएगा यहाँ पे राइट में, और फिर पल्मोनरी ट्रंक को जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज सीन इन ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि इफ़ a patient of tricuspid atresia can only survive if he has ASD and VSD। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के लिए यू नीड ASD VSD या PDA कुछ चाहिए, मोस्टली वो PDA चाहिए होता है उसको। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया के पेशेंट को दोनों चाहिए, ASD भी चाहिए, उसको VSD भी चाहिए। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। ट्राइकस्पिड एट्रीजिया बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करते वो। अ, तो हम अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टेट्रोलॉजी ऑफ फलो। साइनोटिक हार्ट डिजीजेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में से आते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। टेट्रोलॉजी अब नाम से बता रहा है, टेट्रोलॉजी, टेट्रा से निकला है वाला फर्स्ट टेट्रा। देर इज अ टेट देर इज अ टेट्रेड, देर इज अ टेट्रेड। मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा, जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये टेट्राड है, चार चीजें होंगी इसके अंदर। वो चार चीजें कौन सी हैं? एक दो तीन चार। बजाय इसके कि हम यहाँ पे देखें, मैं आपको एक अच्छी सी डायग्राम शेयर करता हूँ, हम वहाँ पे इसको देखते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। ठीक है, तो ये आपको तस्वीर मैंने शेयर कर दी है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। ये दिस इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। अब वो चार चीजें, हम देखते हैं कि चार चीजें क्या क्या हैं। ये देखिए यहाँ पे लेबल भी हुई हुई है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। सबसे पहले तो देखें, देर इज अ VSD, तो वो आप लिखते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। दूसरे नंबर पे देखें जो एओटा है, ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, इट इज स्टिनोस्ड, तो देर इज स्टिनोसिस ऑफ व्हाट? पल्मोनरी ट्रंक। और आपको एक MCQ पॉइंट बता दूं, MCQ आपसे पूछेगा व्हाट, लिख लें, या आप साइड नोट लिख लें, व्हाट डिटरमिन्स द सिवेरिटी ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो।
कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि कितना सवेयर होगा टेट्राजी फेलो? तो दैट इज पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस जितनी ज्यादा होगी, आप देखें ना, नॉर्मली राइट साइड के ब्लड ने जाना होता है पल्मोनरी ट्रंक में। अब मैं इसका रास्ता तंग कर दूं अगर, तो क्या होगा? राइट से शंटिंग होगी लेफ्ट में, और इससे क्या होगा? साइनोसिस। अब ये रास्ता जितना ज्यादा तंग होगा, उतनी ही ज्यादा साइनोसिस होगी, और उतनी ही ज्यादा कंडीशन सवेयर होगी। दैट इज द, ये एमसीक्यू पॉइंट है, लिख लें कि स्टेनोसिस इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ सेवेरिटी ऑफ टेटोलॉजी ऑफ फेलो। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पे? एक मिनट, थोड़ा गंद बड़ी जल्दी डल जाता है। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पे? ये हो गया, ये हो गया। और क्या नजर आ रहा है जी आपको इसमें? ये कि एओर्टा जो है, इसकी नॉर्मल ओपनिंग इस रुख को होनी चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। लेकिन यहाँ पे द एओर्टा इज एक्चुअली ओवर राइडिंग द द वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये ओवर कर रहा है इसको यहाँ पे, इट इज ओवर राइडिंग। तो आप इसमें लिखेंगे ओवर राइडिंग एओर्टा। चौथा पॉइंट क्या रह गया है? किसी को नजर आ रहा है चौथा पॉइंट इधर? मुझे कोई बता सकता है चौथा पॉइंट कौन सा है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। यस, बिल्कुल ठीक बताया आपने डॉक्टर जवेरी, आपने भी ठीक बताया। ये देखें राइट वेंट्रिकल की वॉल कितनी मोटी हुई हुई है। नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल। तो ये क्यों हुई हुई है? इसकी क्या वजह है? राइट वेंट्रिकल की वॉल क्यों थिक होगी है? ये कब होती है थिक? किसी को पता है ये क्यों थिक होगी है इसमें? ये पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल। स्टेनोसिस की वजह से सर। यस, बिल्कुल ठीक बताया डॉक्टर लोहाना, आपने भी ठीक बताया। बिल्कुल ठीक बताया आपने। आई थिंक डॉक्टर आसिफ आप बोले हैं कि डॉक्टर शाहकार आप में से कोई बोला है? अच्छा, तो यस, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से हुआ है ये। पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या हुआ है? राइट साइडेड हार्ट का जो आफ्टर लोड है, द आफ्टर लोड इज द प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू पंप। तो राइट हार्ट का आफ्टर लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से राइट साइड का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए राइट साइड पर हो जाती है हाइपरट्रोफी। एंड इस हाइपरट्रोफी, ये दिस इज द रीजन ऑफ हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो दिस वाज something about the things that you need to remember, the four components of tetralogy of Fallot। अब मैं आपके साथ इसका, हम वापस फर्स्ट एड पे चलते हैं। तो जी क्या बताया फर्स्ट एड ने? कॉज बाय एंट्रोसुपियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिबुलर सेप्टम। ओके, यू कैन इग्नोर दिस लाइन, ये आपको एग्जाम में कहीं नहीं मिलेगी। आपको ये पता होना चाहिए द पैथोफिजियोलॉजी मेन इज फेलियर ऑफ न्यूरोक्रेसल माइग्रेशन। अर्ली चाइल्डहुड सिनोसिस होगा, हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए। पल्मोनरी इनफंडिबुलर सिनोसिस, यहाँ लिखा हुआ भी है बल्कि यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर लें, ये आपका एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट, इट इज द मोस्ट, सेकंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर प्रोग्नोसिस और सेवेरिटी। सेवेरिटी स्लैश में सेवेरिटी लिख लें। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी बूट शेप्ड हार्ट होगा। ये मैं आपको एक्सरे भी दिखाता हूँ, फिलहाल यहाँ पे देख लें। ये देखें आप, कुछ ऐसे होता है ना बूट, कितना ये खूबसूरत बूट बन गया इधर। तो दिस इज अ बूट शेप्ड हार्ट। ठीक है, ओवरराइडिंग एओर्टा एंड अ वीएसटी। अच्छा, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने पास जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि हमने पीछे पढ़ा ना परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस, वो खैर आगे भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन साथ साथ होती रहें तो बेहतर है। ये आपने याद रखना, द परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, इट इज एसोसिएटेड विद डाइजॉर्ज सिंड्रोम। डाइजॉर्ज सिंड्रोम, ये डाइजॉर्ज सिंड्रोम आप बेसिकली पढ़ेंगे
ये आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। डाइजॉ सिंड्रोम का दूसरा नाम है 22q11 डिलीशन सिंड्रोम। 22q11 डिलीशन सिंड्रोम, ये साथ लिख लें। persistent truncus arteriosus is associated with डाइजॉर्ज सिंड्रोम। ये आप सर लिख सर लें। जी जी। इधर नीचे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो के साथ भी लिखा हुआ है, जी एसोसिएटेड विद बिल्कुल 20। बिल्कुल, वहां भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जी भी सर। आप याद रखना, ये भी एसोसिएटेड है साथ, ये मैंने यू वर्ल्ड से देख के लिखा हुआ है। ठीक ओके है। सर। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं। मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में पेशेंट तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक उसकी पीडीए ओपन न रहे। अब आपने याद रखना कि इसके अंदर भी पीडीए ओपन होगी आगे। पीडीए अलग से एक डिजीज भी है, वो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है। वहां पे मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, आपने फिर उसका जवाब देना है। ठीक है। बाकी हाँ ठीक है, यही बातें बताने से अब हम वापस चलते हैं ट्रेटोलॉजी ऑफ फेलो की तरफ। ट्रेटोलॉजी ऑफ फेलो वापस चलते हैं। अब इसमें ना प्रेजेंटेशन क्या होगी, आपके पास सवाल पता है क्या आएगा? सवाल आपके पास क्या आएगा? ऑफ कोर्स आपको पता है एज जो है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। दो दो हफ्ते का बच्चा है, एक हफ्ते का बच्चा है, माँ लेके आएगी। या फिर जरूरी नहीं है, अर्ली एज भी हो सकती है, 2-3 साल का बच्चा भी हो सकता है, 4-5 साल का भी हो सकता है। मतलब ये आप समझ लें कि आप 3-4 साल तक भी ये प्रेजेंटेशन इसकी हो सकती है। तो वो माँ आएगी, कहेगी ये जी हमारा बच्चा है। मतलब वो तो मैं उर्दू में बता रहा हूँ, ऑफकोर्स वहां पे इंग्लिश में लिखा होगा। तो ये बच्चा जो है ये ना बार बार दोजाने होके बैठ जाता है, स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाता है बार बार। ये हर बार हर जगह देखो ये स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाता है। तो मैं पहले आपको स्क्वाटिंग पोजीशन बता दूं कि मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ स्क्वाटिंग पोजीशन की, ताकि कोई कंफ्यूजन ना किसी को हो। हम्म। तो ये आप देखें, मैंने तस्वीर एक शेयर की है आपके साथ, बच्ची की तस्वीर। ये बच्ची बैठी हुई है स्क्वाटिंग पोजीशन के अंदर। तो ये जो बच्चे जिनको टेटोलॉजी ऑफ फेलो होगा ना, ये अक्सर इस पोजीशन में बैठ जाएंगे ये। और दूसरी पोजीशन, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये होगी कि जी ये बच्चे को माँ जब दूध पिलाती है, लैक्टेशन जब करती है उसकी, वो नीला पड़ जाता है बच्चा। दूसरी ये प्रेजेंटेशन होगी कि, और वो साथ रोना शुरू कर देता है। तो ये प्रेजेंटेशन ये फर्स्ट एड के अंदर भी लिखी हुई है। तो ये अब इस पे इनको हम कहते हैं बेसिकली, ये ना टेट स्पेल्स होते हैं बेसिकली। टेट स्पेल्स। टेट स्पेल्स में ये होता है कि टेट स्पेल्स बेसिक स्पेल है ना, स्पेल का मतलब है कि थोड़ी देर का पीरियड, थोड़ी देर का एपिसोड होगा, बच्चा अचानक से साइनोसिस में चला जाएगा। तो उस साइनोसिस से अब बच्चे के अंदर ये साइनोसिस जब डेवलप होता है ना, वो अनकंफर्टेबल होता है। तो नेचुरली वो खुद खुद ब खुद ही ना स्क्वाटिंग पोजीशन में चला जाता है, बच्चा स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाता है, उससे वो ठीक हो जाता है, उसका टेट स्पेल ठीक हो जाता है। अब सवाल आपको ये आता है कि ये क्या मैकेनिज्म क्या है? वाई डज स्क्वाटिंग रिलीव द टेट स्पेल्स? स्क्वाटिंग करने से ऐसा क्या होता है कि ये बच्चे का साइनोसिस ठीक क्यों हो जाता है? और अगर आप इमरजेंसी में, पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी में काम भी करते हो, करेंगे इंशाल्लाह आगे, हाउस जॉब करेंगे, आपके पास पेशेंट आएगा साइनोसिस का, उसको टेटोलॉजी फेलो है, आपने फौरन उसको स्क्वाटिंग पोजीशन में बिठा देना है, ऑक्सीजन लगानी है, साथ ही स्क्वाटिंग पोजीशन में बिठा देना है। अब हम देखते हैं कि ये क्या वजह क्या है कि ऐसा क्या हो रहा है स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने से कि जो ये बच्चा ठीक हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू वर्ल्ड में ये पूछते हैं, उनको बड़ा पसंद है। तो देखें स्क्वाटिंग में जब बच्ची बैठती है ना, ये देखें ये बच्ची स्क्वाटिंग में बैठी हुई है। तो हम यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स करते हैं।
अब स्क्वाटिंग में देखने, ये देखें, इसकी जो जो वेसल्स होंगी, जो लोअर लिम्स की जो इसकी वेसल्स होंगी, स्क्वाटिंग में जाने से वो कंप्रेस हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी। और आपको पता है, जब वेसल की कंस्ट्रिक्शन कर दें तो क्या होता है, आफ्टर लोड बढ़ जाता है। आफ्टर लोड फॉर द लेफ्ट हार्ट, क्योंकि आपने वेसल कंस्ट्रिक्ट कर दिया, अब लेफ्ट हार्ट के लिए आपने मुश्किल कर दिया ब्लड पंप करना। अब हम थोड़ा सा वापस आए ना, थोड़ा उधर पीछे, पिछली तस्वीर पे वापस आते हैं। ये अब देखिए, आप आपने आपने क्या किया, आपने आफ्टर लोड बढ़ा दिया। ये जा रहा है ना एओटा, यही उन लेग्स तक जा रहा था, लेग्स की वजह से जो आप कंप्रेस हो गई, उससे आफ्टर लोड बढ़ गया, आफ्टर लोड हैज इंक्रीज्ड। उससे क्या होगा, ये जो प्रेशर है, लेफ्ट साइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट, ये जब लेफ्ट साइड का प्रेशर, अब आपको पता है राइट साइड पे प्रेशर इंक्रीज था। और हाँ, इस सबसे पहले एक और मैं चीज बता दूं, देखें जब भी शंटिंग होती है ना, जब भी ब्लड फ्लो होता है, जब भी फ्लूइड फ्लो, ये दिस इज सिंपल फ्लूइड फ्लो, दिस इज सिंपल फिजिक्स। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लूइड तब तक नहीं मूव करेगा जब तक यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ना हो। जब तक पॉइंट ए पे प्रेशर ज्यादा नहीं होगा फ्लूइड का, वो पॉइंट बी पे नहीं जाएगा। टेट्रालजी ऑफ फेलो के अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस थी, राइट साइड पे प्रेशर ज्यादा था, और इसकी वजह से ब्लड जा रहा था लेफ्ट साइड पर, लेकिन और इसी की वजह से साइनोसिस हो रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, बच्चे को बिठा दिया स्क्वाटिंग पोजीशन में। स्क्वाटिंग पोजीशन, उसका क्या हो गया, आफ्टर लोड ज्यादा, उससे लेफ्ट साइड का प्रेशर भी ज्यादा हो गया है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से जो शंटिंग है, शंटिंग कम हो जाएगी। लेस ब्लड विल नाउ फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, एंड दिस विल करेक्ट द साइनोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वजह है कि स्क्वाटिंग करने से बच्चा बच्चा जो है वो टेट स्पेल उसका खत्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ये बड़ा बड़ा हेवली टेस्टेड ये है ना आपके एग्जाम्स के अंदर ये। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम वापस चलते हैं। आ, मैं आपको बूट शेप हार्ट की भी एक्सरे लगे हाथ, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हम्म, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम है तो बेशक पूछ लें आप। और आज मैं कंजेंटल हार्ट डिजीज के क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि हम और एम्ब्रियोलॉजी के जो शेयर किए हैं वो भी हम इकट्ठे फिर मिला के जो है ना, उसमें से कुछ जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी यू विल ट्राई टू सॉल्व दम। तो ये आपको मैंने पिक्चर शेयर की है एक्सरे की। एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिकग्नाइज दम। तो ये देखें, दिस इज अ बूट शेप्ड हार्ट, ये बड़ा खूबसूरत सा बूट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिस इज अ बूट शेप्ड हार्ट, ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो के अंदर मिलेगा, ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू फर्स्ट एड। तो ये अब देखा कितनी सारी चीजें आपके आपको नई पता लग गई हैं, जो कि नहीं लिखी हुई यहाँ पे। तो ये आप सब ना अपने पास लिख लें, आपके एमसीक्यूज इससे ठीक होंगे। यू वर्ल्ड में एमसीक्यू पता है क्यों गलत होते हैं, यू वर्ल्ड में एमसीक्यू इसलिए गलत होते हैं क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर काफी सारी बातें नहीं लिखी हुई। और इसमें भी आपने याद रखना, इट इज एसोसिएटेड विद 22q11 सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं डायजॉर्ज डायजॉर्ज सिंड्रोम। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। इसके अंदर जो आपकी थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्चेज होती है ना, फेरेंजियल आर्चेज, दे फेल टू डेवलप, ये होता है डाइजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्चेज से एक ग्लैंड भी बनते हैं, कौन सा ग्लैंड है वो, दो ग्लैंड्स बनते हैं बल्कि, किसी को पता है कौन से ग्लैंड बनते हैं थर्ड फोर्थ फेरेंजियल आर्चेज से? मैं बताता हूँ, याद रखना है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड
यस डॉक्टर आसिफ, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड आर फॉर्म फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ प्रिंज। जब पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेगा तो इसमें हाइपोकैल्सीमिया भी होगा। तो इनकी प्रेजेंटेशन पता है कैसी होगी 20q11 सिंड्रोम? टेट्रालजी फेले के तो सिम्टम दिए होंगे, साथ क्या होगा इनके अंदर, इन पेशेंट्स के अंदर, ये 20q11 वालों में फेशियल डिफॉर्मिटीज होंगी, फेशियल फीचर्स ठीक नहीं होंगे, फेशियल डिफॉर्मिटीज होंगी। उसमें हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है क्योंकि पीटीएच ही नहीं बनना, पीटी पैराथायरॉइड हार्मोन ही नहीं, पीटीएच ग्लैंड ही नहीं है तो फिर हार्मोन क्या होना। ठीक है। नेक्स्ट, हमारी पैथोलॉजी है दैट इज टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। ये रिलेटिवली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फेशियल डिफॉर्मिटीज क्यों सर? देखें जो थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल आर्चेज है ना, बेसिकली दे आर नियर टू ये थ्रोट आपकी बिल्कुल फेस के पास ही है। तो आई ये यू विल स्टडी दिस इन ग्रेटर डिटेल इन जेनेटिक्स पोर्शन एंड इन द एंडोक्राइन पोर्शन कि उसमें फेशियल एबनॉर्मलिटीज क्यों होती हैं। आई एम नॉट अवेयर व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज फॉर फेशियल एबनॉर्मलिटीज, लेकिन 22q11 सिंड्रोम में यू डू गेट फेशियल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, फेशियल फीचर्स सही से डेवलप नहीं होते। तो टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न की अब आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तो इसमें बेसिकली होता ही है कि जो पल्मोनरी वेन्स है ना, आपको पता है पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, दे एम्पटिंग इन द लेफ्ट एट्रियम। इस डिजीज के अंदर वो राइट एट्रियम में एम्प्टी होंगी। ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड समटाइम्स पीडीए। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इसका स्कैन है। टोटल एनामलस पीनस रिटर्न की जो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इसका एक्सरे इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट इसके अंदर। मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। ये एक्सरे आप जरा गौर करें, ये टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न का एक्सरे है। और मैं आपके साथ इसकी जो है जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो भी शेयर कर देता हूँ। हम्म, ये देखिए आप, ये एक्सरे बाद में देखते हैं, ये पहले ये स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको बड़ा साफ नजर आ रहा है कि आपके जो पल्मोनरी वेन से ब्लड जा रहा है राइट साइड और देन एएसडी के थ्रू लेफ्ट साइड पे। ठीक है, दिस इज टोटल एनामलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। अब जो ज्यादा जरूरी चीज है उस पर गौर कर लेते हैं, एक्सरे। एक्सरे जब आपको एमसीक्यू आएगा ना उस पे एक्सरे की पता है फाइंडिंग क्या लिखी होगी? वो कहेंगे इट द एक्सरे शोज द चेस्ट एक्सरे ऑफ द पेशेंट शोज आवर ग्लास साइन। किसी को पता है आवर ग्लास क्या होता है? आपने फिल्मों में ड्रामों में देखा होगा, ऐसे करके होता है वो शीशे का, और उसमें ऐसे रेत भरी हुई होती है और वैसे गिर रहा होता है। तो दिस इज एन आवर ग्लास। तो यहाँ पे भी जो आपको जो शेप थोड़ी हद तक बन रही है ना, दैट इज सिमिलर टू एन आवर ग्लास। तो इसको आवर ग्लास साइन भी कहते हैं। देर आर अ फ्यू मोर टर्म्स जो आप यूज करते हैं इंटरचेंजेबली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 8 डिजिट साइन, क्योंकि वाकई वो 8 की तरह लगता भी है, इट लुक्स लाइक 8। और इसका एक तीसरा नाम भी है, इट इज कॉल्ड स्नोमैन साइन, स्नोमैन साइन। और ये सबसे ज्यादा यूज ये वाला होता है स्नोमैन साइन। तो आप देख सकते हैं कि स्नोमैन भी कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। ठीक है, अब हम अगली डिजीज की तरफ चलते हैं, एप्स्टीन एनोमली। ठीक है, एप्स्टीन एनोमली, डिस एप्स्टीन एनोमली में बेसिकली ये होता है कि देखें ये आपका नॉर्मल ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे लगा हुआ है, ये नॉर्मल है, अपनी नॉर्मल जगह पर है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर एप्सिन एनोमली के अंदर क्या होता है, और फिर आपको मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट बताता हूँ उसका, जो आपको एग्जाम के अंदर आता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सुमैया, ये जरा फोन चार्जिंग पे लगा देना मेरा। अच्छा जी। तो ये देखें आप, ये दिस इज एप्स्टीन नॉर्मली। अब देखें, जो नॉर्मल जगह थी ट्राइकस्पिड वेल्व की, वो ये थी, ये प्रॉपर लोकेशन थी, यहाँ पे होना चाहिए था उसको। हमारे केस में ट्राइकस्पिड वेल्व इधर नीचे लगा हुआ है, तो इससे एट्रिया का साइज कितना बड़ा हो गया। तो इसको कहते हैं एट्रियलाइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। इसके लिए टर्म यूज होती है एट्रियलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये हो गया यहाँ पे, वेंट्रिकल खुद इतना छोटा सा वेंट्रिकल रह गया, और इसमें से रिगजिटेशन भी होती है, एंड ये सही से काम भी नहीं करता, और इसके अंदर एएसडी होता है, और शंटिंग हो रही होती है। तो दिस इज ट्राइकस्पिड एनोमली। अब ट्राइकस्पिड एनोमली का सवाल एग्जाम में कैसे आता है? माँ आएगी, बच्चे को लेके साइनोटिक होगा, एंड द एमसीक्यू विल से, एमसीक्यू क्या बताएगा? एमसीक्यू कहेगा जी द चेस्ट सेक्शन echocardio was done and echocardiography shows Epstein anomaly. Which of the following drugs was the mother most likely taking in her pregnancy? ये सवाल होगा, क्योंकि ट्राइकस्पिड एनोमली, ये जो एट्रीज, ये सॉरी ट्राइकस्पिड कह रहा हूँ आपको, एप्स्टीन एनोमली जो है, इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इनटेक ऑफ अ ड्रग, यूज। अच्छा, लिथियम, अब डॉक्टर लहाना ने बता दी है, मैं सस्पेंस बना रहा था। लिथियम की वजह से होता है ये। जो माएँ प्रेगनेंसी के दौरान लिथियम खाती हैं, उनके बच्चों में एप्सिन एनोमली होती है, ये याद रखना है। एंड कौन सी माएँ खाती हैं लिथियम, उनको क्या मसला होता है जो लिथियम खानी पड़ेगी उनको? लिथियम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? बाइपोलर सर। यस, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर, जो जिन माओं को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, तो वो प्रेगनेंसी में खा लें, तो इसलिए प्रेगनेंसी में इसके रेजिमेन इट शुड बी चेंज, डोज चेंज करें या ड्रग चेंज करें, तो इसलिए लिथियम। अब तो खैर बाइपोलर डिसऑर्डर की जो है, बेटर, देर आर बेटर ड्रग्स फॉर बाइपोलर एज वेल। वो आप सीएनएस में खैर पढ़ेंगे, वी यूज एसएनआरआईज एंड कॉम्बिनेशंस में कुछ ड्रग्स देते हैं, तो वो दे हैव बेटर इफेक्ट्स। तो लेकिन लिथियम जो है वो, ये आपने याद रखना है इसके बारे में कि लिथियम की बात। और दूसरी बात, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है कि एप्सिन एनोमली इज मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम एसोसिएटेड विद वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, या फिर दूसरे अल्फाज में इट इज एसोसिएटेड विद एन एडिशनल ट्रैक बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। तो ये वापस चलते हैं उधर ही फर्स्ट एड के ऊपर। आपको पता है ना कि जो आपका, ये हम पढ़ेंगे खैर, नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, नॉर्मली ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, ऐसे नोड से इम्पल्स एवी नोड में आती है, एवी नोड से आगे बंडल ऑफ हिस, देन द बंडल ब्रांचेस, और फिर वेंट्रिकल्स को, तो ये नॉर्मल फ्लो होता है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में देयर इज एन एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे, एक एक्स्ट्रा कंडक्शन पाथवे बन जाता है। ठीक है, क्या आप में से मुझे कोई बता एंड यहाँ पे लिखने, इसको कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WPW। तो इसके हो सकता है आपको ईसीजी दी हो पेशेंट की, तो ईसीजी के ऊपर आपको क्या नजर आएगा वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बच्चे के अंदर? क्या आप में से किसी को पता है व्हाट वुड यू सी इन द ईसीजी? क्या करेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं ईसीजी के अंदर इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यस डॉक्टर कोर्तलैन, यू आर राइट, उस पर आपको डेल्टा वे में, लेकिन आपको दिखा देता हूँ आपकी फर्स्ट एड के अंदर ही।
आगे एरिथमियास के टॉपिक्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिस इज ईसीजी ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, एन एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे। तो इसमें डेल्टा वेव आती है, नॉर्मली इसी ऐसी होती है, पी क्यू आर एस टी। इसमें देखें ये पी आर सेगमेंट ऐसे उठा हुआ है, ऐसे। तो दिस इज अ डेल्टा वेव। ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्यू आर एस की लेंथ है वो भी बढ़ गई है। तो देर इज ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, शॉर्टेंड पी आर इंटरवल, डेल्टा वेव एंड ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जो कि एप्स्टीन एनोमली में आपको मिल सकता है। ये याद रखना है आपने। तो इसी के साथ हमारी जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, हमने सारी साइनोटिक हार्ट डिजीज पढ़ ली। अगेन मैं दोबारा दोहरा दूं, इनमें से जो तीन डिजीजेज हैं, ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकस्पिड, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो और persistent trunkus they are associated with the failure of neurocrest cell migration। और हमने देख लिया एप्स्टीन एनोमली इज एसोसिएटेड विद लिथियम एंड, ये मतलब ये वाली जो सारी हमने पॉइंट्स थे, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ रहेगी। मैंने आपको बताया था ना कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलो के अंदर पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। तो जब स्नोज वेल्व के थ्रू ब्लड गुजरता है ना, तो इट प्रोड्यूसेस अ हार्श फ्लो मर्मर। तो इनके अंदर हार्श मर्मर भी आएगा आपको। ठीक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। बाकी हाँ, आई थिंक वी आर डन। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अबाउट द साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब हम ए साइनोटिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, ए साइनोटिक की तरफ जाने से पहले मैं एक ब्रेक, मेरी यूजुअली आदत है मैं 5-10 मिनट की ब्रेक रखता हूँ बीच में, ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं। तो हम 19-17 हो रहे हैं, तो हम 10 मिनट में करते हैं कंटिन्यू, ठीक है? क्योंकि ऐसे बंदा ओवरवेलम हो जाता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी होना है, अभी एसिनेटिक हमने डिजीज पढ़नी है। तो 10 मिनट्स की ब्रेक है, हम दोबारा कंटिन्यू करें। वीडियो लेक्चर मैं बंद नहीं कर रहा, मैं अपनी सिर्फ ऑडियो और वीडियो बंद कर रहा हूँ। मीटिंग जारी रहेगी। 9:17 हो रहे हैं, 9:27 पे दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? या फिर आप क्या ठीक है, ब्रेक ले लें या फिर जारी रखें? आप ऐसा, आपकी राय भी ले लेता हूँ मैं। ब्रेक ब्रेक ले लें या जारी रखें अपना लेक्चर हम? प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट सेक्शन। मैं तो कंफर्टेबल हूँ पढ़ाने में, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ले लें, मैं ख्याल है ले लेते हैं, ले लेते हैं। बस 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ताकि आप पानी शानी पिए, ज़रा फ्रेश हो जाएं। और हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बेशक मुझे चैट में लिख दे, तो मैं इंशाल्लाह जवाब उसका जो है ना दे दूंगा।
अच्छा जी, चलें जी, वापस आ जाएं सारे, लेट्स अस कंटिन्यू। तो ये तो हमने पढ़ ली साइनोटिक हार्ट डिजीजेस। अब हम पढ़ते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, जो कि बेसिकली तीन है: एएसडी, पीएसडी एंड पीडीए। तो इनके अंदर होता है लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, के अंदर, इनके अंदर लेफ्ट टू राइट शंट होता है। देयर इज लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, शंटिंग कहाँ पे होती है? लेफ्ट साइड होती है, इसलिए साइनोसिस नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइनोसिस फिर 14-15 साल के बाद क्यों शुरू हो जाता है साइनोसिस होना, तो वो हम अभी देखेंगे। तो पहले तो हम चलते हैं ना अपनी फर्स्ट एड की तरफ। अच्छा जी, तो कहाँ गया जी? हाँ, ये है ना, ऊपर है, सॉरी। ये हैं आपकी लेफ्ट राइट शंट्स। तो इसके अंदर क्या होगी जी बात? ए साइनोटिक एट प्रेजेंटेशन, साइनोसिस में अकर आफ्टर ईयर्स। अब ये हमें पता लगाना है कि आफ्टर ईयर्स क्यों होता है। ये याद रखने का तरीका से होता है: राइट टू लेफ्ट शंट्स अर्ली साइनोसिस एंड लेफ्ट राइट शंट्स लेटर साइनोसिस। तो इसमें तीन है: वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट; एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट; और एंड पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करें। वीएसडी नाम से जाहिर है कि देयर इज अ डिफेक्ट इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब वेंट्रिकुलर सेप्टम में जब डिफेक्ट होगा, मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर करता हूँ, बल्कि मैं आपको, बड़ी अच्छी मेरे पास पिक्चर है, मैं आपको ना वो शेयर करता हूँ, मैं तीनों ही शेयर कर देता हूँ बल्कि। हम्म, हाँ, एक सेकंड दीजिएगा। ये देखें, ये वी एस डीज हैं। इसमें इसमें एक नहीं, काफी सारे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हैं। ठीक है, ये भी, यहाँ भी है। ठीक है, ये यहाँ भी, दो तीन चार, काफी सारे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हैं। तो चूंकि आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए शंट जो है लेफ्ट साइड पे ब्लड जाता है, इसलिए ए साइनोटिक होते हैं, क्योंकि ये ब्लड जो है ये पोल्यूट नहीं होगा, इसलिए ये शंटिंग हो रही होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं फर्स्ट एड के ऊपर कि इसके बारे में आपको पता क्या क्या होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शायद यहाँ पे लिखी है, हम फर्स्ट रीड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि एसिम्टोमेटिक एट बर्थ, may manifest after weeks later or remain asymptomatic throughout life। ठीक है, ये कुछ तो खुद खुद ठीक हो जाते हैं, जो विच आर स्मॉलर, लार्जर डिफेक्ट्स दे नीड सर्जरी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमने देखा कि शंटिंग कहाँ हो रही है, लेफ्ट से राइट। तो उससे क्या होगा, उससे देयर विल बी ग्रेटर पल्मोनरी ब्लड फ्लो। वीएसडी के अंदर राइट साइड पे ज्यादा प्रेशर, ज्यादा आ जाएगा ना ब्लड, तो देयर बी ग्रेटर पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड दे कैन बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर ओवरलोड, क्योंकि इसके अंदर पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ गया ना, तो दिस दिस कैन प्रोग्रेस टू हार्ट फेलियर। खैर, जो चीज़ें अब यहाँ पे नहीं लिखी हुई वो देखना जरूरी है इसके अंदर।
एक तो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ना, आपको पता है कैसे सवाल आएगा, आपको ऐसे हार्ट की एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई होगी उन्होंने ऐसे करके, ऐसी स्कीमेटिक डायग्राम बनाई होगी, और हर सेगमेंट की ना O2 सैचुरेशन ड्रॉ की हुई होगी। जैसे कि यहाँ पे 90%, 90%, यहाँ पे सकता है 60% हो, 60%, आपको पता है राइट साइड है ये, यहाँ पे तो कम ही है। जो पेशेंट होगा ना VSD का, उसकी राइट एट्रियम में तो 60% होगी, जो उसकी होगी सैचुरेशन है, लेकिन यहाँ पे उसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर जाएगी, हो सकता है 80% हो जाए, क्योंकि फ्रेश ब्लड इधर आ जाएगा, इसलिए सैचुरेशन इस रीजन की बढ़ जाएगी। तो ये O2 सैचुरेशन। अच्छा, इस फर्स्ट एड का मैंने आपको बताया था डिफेक्ट, इसमें तीर जो है ये उल्टे लगे हुए हैं, तो इसका नोट करना है आपने। ठीक है, इन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब एसोसिएशंस लिख लें आप। दिस इज एसोसिएटेड विद फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। जो माएँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल अब्यूज करेंगी, उनके बच्चों में ये होने का चांस है, गुड चांस है। फिर इसका एक मर्मर भी होता है, दिस हैज अ होलो सिस्टोलिक मर्मर। होलो सिस्टोलिक, हम मर्मर्स पे मजीद बात भी करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, लेकिन आप याद रखें इसके अंदर होलो सिस्टोलिक मर्मर होता है। एंड इट इज बेस्ट हर्ड, इसकी पोजीशन भी पता हो आपको, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। ASD में भी मर्मर होता है, दैट इज लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। क्योंकि आपको पता है एट्रिया जो है ये ऊपर करके हैं और वेंट्रिकल नीचे, इसलिए इसका लेफ्ट लोअर, इसका लेफ्ट अपर। तो ये बात यहाँ फर्स्ट एड मैंने लिखी हुई है, आप लिख लें। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट VSD। हम चलते हैं ASD की तरफ। डिफेक्ट इन इंटर एट्रियल सेप्टम, इसके अंदर एट्रिया का सेप्टम है वो ठीक नहीं बना हुआ। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी तस्वीर शेयर किया, वहां भी देख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्रिया से लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है। तो अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है, कि ये जो हमने आपने पढ़ा था ना कि एक हमने पढ़ी थी चीज़ें, चलें इसके हम उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। देयर इज डिफेक्ट इन इंटेरियर सेप्टम, इसमें होती है वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग S2 की। इस पे मैं बात करता हूँ कि ये स्प्लिटिंग क्या होती है, ये S2 क्या चीज़ है। ओस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट्स मोस्ट कॉमन। ये ऑस्टियम स्केंडम कुछ सुना सुना लग रहा है लफ्ज, ये किधर देखा है हमने, पता है आपको? ये हमने एम्ब्रियो में पढ़ा था ये ऑस्टियम स्केंडम। आपको याद है ना, जब सेप्टम प्राइमम बन रहा होता है तो सबसे पहले ऑस्टियम प्राइमम बनता है, वो फिर बंद हो जाता है, फिर ऑस्टियम सेकेंडम बनता है। तो ये आपने MCQ याद रखना है कि ASD मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ड्यू टू ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट्स, ऑस्टियम सेकेंडम सही से बंद नहीं हो पाता, इसलिए देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ASD। ठीक है, तो ये यहाँ का ये MCQ है, इसको हाईलाइट करें। ऑस्टियम सेकेंडम, ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट्स मोस्ट कॉमन। ठीक है, ऑस्टियम प्राइमम जो डिफेक्ट है वो रेयर है। ठीक है, तो ये आपने बात रखनी है। फिर अगेन इसके अंदर क्या, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिक्स स्प्लिटिंग। और इसके अंदर भी सवाल फिक्स स्प्लिट में भी मैं बात करता हूँ उस पर, फिलहाल हम एक कोर्स सवाल आपको बता दूं। इसके अंदर भी ऐसे एक स्कीमेटिक डायग्राम बनी हुई होगी, और सैचुरेशन ड्रॉ होगी 90 90। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे 80 आ रही होगी, यहाँ पे भी 80 आ रही होगी, जो नॉर्मली इतनी नहीं होती। तो यहाँ की भी सैचुरेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्लड इज शंटिंग, बीइंग शंटेड। ठीक है, तो लिखा हुआ है O2 saturation increase in right atrium, right ventricle and pulmonary artery may lead to paradoxical emboli। ये कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, होगा वाला क्या, मैं आपको आज ना व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी डिटेल में, ताकि जो बच्चे नहीं थे उनको भी थोड़ा बेहतर समझ लग जाए।
देखिए ये इन्फेयर वेना केवा है। अगर आपके लेग्स के अंदर डीवीटी हो जाए, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वो डिसलॉज होके इलियक के थ्रू, इंटरनल एक्सटर्नल इलियक के थ्रू कॉमन इलियक में आएगा, एंड देन इन्फेयर वेना केवा के अंदर क्लॉट आएगा। वो क्लॉट यहाँ पर आएगा, यहाँ से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल आपको पता है इट एम्प्टीज इनटू द लंग्स। तो वो क्या काज करेगा, वो काज करेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेकिन एक बंदा है जिसको दो डिजीजेस हैं, या तो उसके एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, या फिर उसको क्या है, एक और डिजीज जो हमने कल पढ़ी थी एसोसिएटेड विद दिस, दैट इज कॉल्ड पेटेंट फॉरमेन ओवेल। दोनों के अंदर, यस डॉक्टर जवेरिया, सही बताया आपने। अब इस क्लॉट के पास रास्ता है, ये यहाँ भी जा सकता है। ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, और उधर से चला जाएगा एओर्टा के अंदर। अब एओर्टा से वो आपके, वो कहीं भी जा सकता है। वो हो सकता है आपके ब्रेन में चला जाए, ब्रेन में जाके वो स्ट्रोक कॉज कर देगा। वो हो सकता है आपके गट में चला जाए, गट में जाके कॉज कर देगा इस्कीमिया, गट इस्कीमिया। पेशेंट सवेर एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा। क्यूरन जेली, क्यूरन जेली स्टूल्स, क्यूरन जेली स्टूल्स, ये जीआईटी में पढ़ेंगे आप। तो ये आपने याद रखना है कि पेशेंट्स विद पीडीए and atrial septal defect are at great risk of development of paradoxical emboli। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्प्लिटिंग के बारे में, कि स्प्लिटिंग क्या होती है। देखें, हार्ट बीट्स, हार्ट साउंड्स का आपको थोड़ा सा बता दूं। एक होती है S1, ये S2। S1 कब आती है, ये नो आप पढ़ के आए हैं फिजियोलॉजी में अपनी। S1 हार्ट साउंड कब आती है? क्लोजर अ, ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड में भी। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो माइट्रल ट्राइकस्पिड क्लोज होते हैं। इससे कौन सी हार्ट साउंड आती है? S1। और S2 आती है जब आपके एओटिक और पल्मरी क्लोज होते हैं। अब S2, S1 की भी दो पार्ट्स हैं बेसिकली, M1 और T1, माइट्रल वन और ट्राइकस्पिड वन। और S2 के भी दो पार्ट्स हैं, एक है A1 और एक है P1, एओटिक और पल्मरी। तो वो ऐसे होता है, S1, सॉरी S1, हाँ S1, फिर A1, A2 और P2। S2 दो दो है ना, S2 एक एओटिक के बंद होने से, P2 और पल्मोनरी बंद होने से। तो नॉर्मली फिजियोलॉजी में ये होता है कि जब आप इंस्पायर करते हैं ना ऐसे, तो ये जो S, जो आपको हार्ट जो स्प्लिटिंग है, S2 की स्प्लिटिंग हो जाती है, A2 और P2 अलहदा हो जाती हैं ऐसे, एक्सपायर करने पे वापस इकट्ठी हो जाती हैं। इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। अब ये अलहदा क्यों हो जाती हैं? जब आप इंस्पायर करते हैं ना, तो आपका डायफ्राम नीचे जाता है, जो थोरेसिक कैविटी है इट एनलार्जेस, एंड उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होता है तो उससे वीनस रिटर्न राइट साइड का बढ़ जाता है। राइट साइड पे अब ज्यादा खून आएगा, ज्यादा खून राइट साइड पे, राइट एट्रियम में आएगा, ज्यादा खून राइट वेंट्रिकल में आएगा, और ज्यादा खून हमें पंप करना पड़ेगा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ज्यादा खून पंप करने पड़ेगा। मतलब ये ऐसे ही है, एक जगह एक रश ज्यादा लग गया, यहाँ पे ज्यादा लोग आ गए हैं, ज्यादा लोग एक रास्ते से गुजरेंगे, इसलिए टाइम लगेगा उस वाल्व को बंद होने में। इसी वजह से जो है ना, ये ड्यूरेशन में P2 जो है पल्मोनरी वाल्व, ये आगे चला जाएगा, बिकॉज इट नीड्स मोर टाइम टू क्लोज नाउ, बिकॉज वीनस रिटर्न बढ़ गया, राइट साइड का फ्लो बढ़ गया। इसलिए जब इंस्पायर करते हैं तो ये आगे चली जाती है, एक्सपायरेशन पे वापस वापस। तो दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। ASD के अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है, उसमें ऐसे होता है,
आप देख रहे हैं ये फिक्स्ड है, स्प्लिटिंग फिक्स्ड है, क्योंकि उसके अंदर आपको मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है, ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जा रहा है, और राइट साइड इज रिसीविंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ ब्लड, दैट इज वाई द P2 इज डिलेड, एंड दैट इज वाई, और वो इंस्पायरेशन पे भी होता रहेगा, वो एक्सपायरेशन पे भी होता रहेगा। इस वजह से उसके अंदर फिक्स स्प्लिटिंग होती है। तो फिक्स स्प्लिटिंग कहीं पर लफज लिखा हुआ नजर आ जाए, फौरन सोचें ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, आपने फौरन सोचना है। ठीक है। तो अब हम, और हाँ, अब हम थोड़े से ASD को पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं उसको इसकी कुछ एसोसिएशंस बताता हूँ। और हाँ, ये हमने पढ़ लिया। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जी, ये एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वैसे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के साथ भी एसोसिएटेड है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इसकी ASD के साथ है। तो आपके पेशेंट डाउन सिंड्रोम के साथ आएगा, क्या उसके फीचर्स होंगे, डाउन सिंड्रोम के क्या फीचर्स होते हैं? ये जो ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या फीचर्स होते हैं बच्चे के? नाम से किसी को पता है? हाँ जी, मोंगोलियन टाइप फेस होगा, सिमियन क्रीज होगी। ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होगी बिल्कुल, शॉर्ट स्टेचर होगा उसका। ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको डाउन सिंड्रोम में मिलेंगे। और मैंने आपको मरमर की लोकेशन बता दी है, इसकी मरमर की लोकेशन क्या होगी? लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, PDA की तरफ, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसमें सिंपली देर इज, PDA जो है वो क्लोज नहीं हुई है, और इसका जो मरमर है वो कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर होता है, ये इसका याद रखना है आपने, कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये लिखा हुआ है पेटेंसी इज मेंटेन बाय PGE सिंथेसिस एंड लो O2 टेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं। अनकरेक्टेड PDA कैन इवेंचुअली रिजल्ट, ये हम पढ़ते हैं अभी, इवेंचुअली रिजल्ट इन लेट साइनोसिस एंड लोअर एक्सट्रीमिटी डिफरेंशियल साइनोसिस, इस पे भी हम बात करते हैं अभी। लेकिन अभी के लिए मुझे बताएं आप, कि अगर आपको सवाल आता है कि पेशेंट कम्स इन एंड देर इज कंटिन्यूस मरमर, मशीन लेक मरमर, आप क्या सोचेंगे? आपके जहन में क्या आएगा? जी, इसका जवाब दें चैट बॉक्स के अंदर। आप किस डिजीज के बारे में सोचेंगे? बताएं। अभी बताया मैंने आपको, अगर कंटिन्यूस मरमर सुनाए दे तो आप किस डिजीज के बारे में सोचेंगे? यस, PDA सोचेंगे आप। आ, PDA बिल्कुल, पेटेंट अर्साइटिस। लेकिन एक और डिजीज भी है, जब भी अभी बिल्कुल अभी हमने साइनोटिक हार्ट डिजीज में पढ़ी है, आपको वो भी सोचनी चाहिए। आप ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज क्यों नहीं सोच रहे? उसमें भी तो PDA होता है। तो ये याद रखना है आपने, ये बड़ा पसंद है यू वर्ल्ड को ये पूछना। अब जैसे ही हम सुनते हैं ना कि जी यार कंटिन्यूस में PDA है, या PDA लगाओ आंखें बंद करके, ऐसे नहीं करना। PDA कैन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इन ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, उसमें भी कंटिन्यूस मरमर मिलेगा आपको। तो ये इस बात का ख्याल रखना है। तो कैसे फर्क करेंगे? फर्क कैसे करेंगे? एज, प्रेजेंटेशन। वो साइनोटिक हार्ट डिजीज होगी, उसमें साइनोसिस होगा बच्चे को, वो अर्ली प्रेजेंटेशन होगी। मशीन लाइक मरमर उसमें होगा लेकिन अर्ली प्रेजेंट करोगा। इसमें पेशेंट की एज चेंज होगी, वो साइनोटिक पे नहीं होगा, वो ठीक ठाक बैठा होगा। तो ये ख्याल रखना है इस बात का। कंटिन्यूस मरमर सुन के फौरन ASD पे जंप नहीं करना, टोगा भी सोचना है, साथ ट्रांसमिशन क्रिएट आर्टिस्ट भी सोचना है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपने फर्स्ट एड पे। तो ये इसका मशीन लाइक मरमर है, और
पीडीए नॉर्मली इन यूट्रो, और ये नॉर्मली क्लोजेज ओनली आफ्टर बर्थ। वो हमने डिस्कस किए थे, व्हाट फैक्टर्स कॉज इज क्लोजर। तो न्यूनल पीरियड में ये क्या होता है कि चूंकि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर राइट साइड पे ज़्यादा होता है, तो राइट साइड से ब्लड लेफ्ट साइड पे जाता है। लेकिन आफ्टर बर्थ ब्लड ये रिवर्स हो जाता है ब्लड फ्लो। तो ये बेसिकली पीडीए का काम है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी, पीडीए की, एक तो आपको इसका मरमर की पोजीशन पता हो, तो मरमर इज हर्ड एट लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पर, जस्ट लाइक एएसडी। और लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर का दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट इंफ्रा क्लेविक्युलर एरिया। ठीक है, उसको हम लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर भी कहते हैं, लेफ्ट इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज यूज हो सकते हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है। और इसमें ये भी कह सकते हैं, हो सकता है आपको वो ना बताए कि मशीन लेक मरमर नहीं है, वो आपको हो सकता है कह दे देयर इज अ थ्रिल, देयर इज अ थ्रिल। थ्रिल का लफ्ज भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये लिखी हुई है बातें कि अनकरेक्टेड पीडीए कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन लेट साइनोसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, इसको डिफरेंशियल साइनोसिस कहते हैं। इस पे हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा आइजनमेंजर सिंड्रोम क्या होता है। अब वो मैं आपके साथ, मैं आपके पिक्चर पिक्चर शेयर की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीडीए की तस्वीर है, आपको देख लें। दिस इज आइजनमेंजर सिंड्रोम। हमने जो अभी तक डिस्कस की हैं ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस तीन, एएसडी, वीएसडी, पीडीए, इन तीनों के अंदर क्या कॉमन बात थी? तीनों के अंदर लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है, लेफ्ट से राइट पे आ रहा है। यानी कि द पल्मरी सर्कुलेशन इज ग्रेटर, greater amounts of blood are being pumped into the pulmonary circulation। अब जब इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता ना, तो ये शंटिंग होती रहती है। ट्रीटमेंट नहीं होता, बच्चा, अब ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं होती कि बच्चा नॉर्मल होता है, वो नजर आ रहा होता है, इसको कुछ है ही नहीं, क्या ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन आस्ता आस्ता विद ईयर्स पता है क्या होता है, क्योंकि द पल्मरी सर्कुलेशन इज गेटिंग ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ब्लड, पल्मरी जो वेसल्स हैं उनकी रिमॉडलिंग हो जाती है। इस ग्रेटर ब्लड फ्लो की वजह से जो पल्मरी आर्टरीज है ना, थिक हो जाती हैं, थिकनिंग हो जाती है उनकी। इसकी वजह से जो पल्मरी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और आस्ता आस्ता ये होता है कि राइट साइड का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो आपको मैंने बताया था कि शंटिंग कहाँ होती है ब्लड प्रेशर चेंज की वजह से, फ्रॉम हाई टू लो। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये राइट साइड का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शंट रिवर्स हो जाता है। अब शंटिंग कहाँ से हो, अब शंटिंग राइट टू लेफ्ट होना शुरू हो जाएगी, और पेशेंट चला जाएगा किसके अंदर, पेशेंट साइनोसिस में फौरन। इस सारे फिनोमेने को हम कहते हैं आइजनमेंजर सिंड्रोम। तो ये होता है आइजनमेंजर सिंड्रोम में। अब हम बात करते हैं जो उसने लिखी हुई थी पीडीए के अंदर, डिफरेंशियल साइनोसिस या डिफरेंशियल क्लबिंग भी उसमें हो सकती है। दो टर्म्स आप लिख लें उधर, एक टर्म है डिफरेंशियल साइनोसिस, दूसरी टर्म है डिफरेंशियल क्लबिंग। ये दोनों आपको मिल सकते हैं। अब देखें ये देखें ये पीडीए, ये बार बार ब्लड जो है ये जा रहा है इधर। अब जब यहाँ पे आइजनमेंजर सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा ना, तो फिर पता क्या होगा, ब्लड रिवर्स हो जाएगा फ्लो, ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल साइनोसिस, अब पहले मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूं डिफरेंशियल साइनोसिस की। सॉरी, मैं आपको पिक्चर्स ही नहीं शेयर की, तो पिक्चर्स पहले दिखा दूं मैं।
पिक्चर्स आपको दिखा दूंगा पहले। ये होती है किस बला का नाम है डिफरेंशियल साइनोसिस? तो और डिफरेंशियल क्लबिंग ये होती क्या है? मैं आपको बल्कि यहीं से दिखाता हूँ, यहीं से दिखाता हूँ आपको। ये होता है डिफरेंशियल साइनोसिस। सिर्फ लोअर बॉडी के अंदर साइनोसिस होता है, अपर बॉडी में साइनोसिस नहीं होता। ये देखें, इसके लोअर बॉडी के अंदर साइनोसिस हुआ हुआ है। ये अच्छी तस्वीर है ये वाली। ये खोलते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल साइन। ये देखें, इसके अपर हैंड्स के नेल देखें, ये नॉर्मल है, जबकि जो उसके टोज के नेल हैं ये ब्लूइश हुए में हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल साइनोसिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंशियल क्लबिंग, ये भी इसके साथ ही आती है। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है डिफरेंशियल क्लबिंग की। ये पिक्चर लोड हो जाए जरा। तो हियर यू कैन सी डिफरेंशियल क्लबिंग। इसके पैरों में देखें क्लबिंग है, लेकिन इसके हाथों में क्लबिंग नहीं है। अब इसकी वजह क्या है कि पैरों में हो रहा है मसला, पैरों में सिनुसिस भी हो रही है, क्लबिंग भी हो रही है, लेकिन हाथों में कुछ नहीं हो रहा। इसको मैं अब आपको आपको ना इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ अब आपको। आप में से किसी का माइक कौन है? आई बिलीव डॉक्टर जवेरिया, इट्स यू। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये देखें अब, ये आपको नजर आ रहा है एओर्टा? ये जो तीन इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, ये इसके इसके नाम पता है किसी को? ये एओर्टा ब्रांचेस दे रहे हैं यहाँ पर। किसी ये हम एनाटॉमी में पढ़ के आए हैं, एओर्टा की जो तीन ब्रांचेस यहाँ भी नजर आ रही हैं, कौन सी हैं ये? क्या नाम है इनके? सब क्लेवियन, ठीक है। चले मैं आपके लिए एक लेबल्ड तस्वीर निकाल देता हूँ ताकि आपको। जी करोटिड, यस। लेफ्ट कॉमन करोटिड है एक, राइट सब क्लेवियन है और राइट करोटिड है। ठीक है। और ये सारी कहाँ पे जा रही हैं सप्लाई लेके? ये बेसिकली ये राइट तो आपकी चली गई राइट आर्म में, राइट ये करोटिड ब्रेन में चली गई। लेफ्ट कॉमन जो है ये इसने आर्म को भी देनी है, ब्रेकियल जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी, और ऊपर तो ये आपके जो अपर लिम्स है ना उनको सप्लाई इन्होंने देनी है। ठीक है, ये अपर 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 को सप्लाई दे। अब देखें, ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मैं जरा ब्लैक कलर यूज करूँ। ये यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये अपर लिम्स को चला गया। पीडीए जिस बंदे में आइजनमेंजर डेवलप हो गया उसमें भला क्या, उसमें रिवर्स हुआ है ब्लड फ्लो। लेकिन आप गौर करें, ये रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो इट इज डिस्टल टू द ब्रांचेस। जो खून में मिलावट हो रही है ना वो इस लेवल पे, द पोल्यूशन इज एट दिस लेवल। तो ये जो आपका जो O2 कंटेंट है वो यहाँ पे खराब होगा, इसलिए लोअर लिम्स को जो जाएगा वो पोल्यूटेड ब्लड जाएगा। दिस इज द रीजन फॉर डिफरेंशियल साइनोसिस एंड डिफरेंशियल क्लबिंग, क्योंकि पीडीए डिस्टली प्लेस्ड है। तो ये आपने, ये दिस इज द रीजन फॉर डिफरेंशियल साइनोसिस एंड डिफरेंशियल क्लबिंग। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, आपको मैंने बतानी थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम वापस चलते हैं। ये अगेन दिस इज डिफरेंशियल क्लबिंग। तो इट इज पैथोग्नोमिक फॉर पीडीए विद आइजनमेंजर सिंड्रोम।
तो ये आपने बात याद रखनी है। फिर हम ये आइजनमेंजर हमने सिंड्रोम हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में रीड कर लेते हैं कि फर्स्ट एड क्या बता रही है। अनकरेक्टेड लेफ्ट टू राइट शंट, VSD, ASD, PDA leads to increased pulmonary blood flow, pathological remodeling of vasculature, increased pulmonary arterial hypertension, right ventricular hypertrophy occurs to compensate. Shunt becomes right to left when right ventricle is greater than left ventricular pressure. Causes late cyanosis, clumping and polycythemia. यही वजह है। अब आइजन सिंड्रोम डेवलप होने में देर लगती है। तो जो 14-15 साल के बाद साइनोसिस होता है ना, जब लेफ्ट टू राइट शंट वालों को, वो उसकी वजह आइजन सिंड्रोम होती है। उसको आइजन सिंड्रोम डेवलप हो चुका होता है। ठीक है। और उसका कोई खास ट्रीटमेंट भी कोई नहीं है। इसलिए ये जो है साइनोटिक हार्ट डिजीज, इवन तो दे सीम बेनाइन, पेशेंट ठीक होगा, कोई साइनोसिस नहीं है, लेकिन दे नीड टू बी ट्रीटेड बिकॉज इन फ्यूचर दे कैन बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। लास्ट पे हम बस कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा पढ़ते हैं एंड वी विल एंड टुडेज लेक्चर। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा की मैं आपको तस्वीर शेयर की है, पहले वो देख लें। दिस इज कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। ओहो, उधर गई ये हियर। तो सिंपली क्या हुआ भाई यहाँ पे, एओर्टा, ये वही आपकी अपर ब्रांचेस हैं तीन, एक दो तीन। उससे डिस्टली देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, दिस कोएक्टेशन। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी यू कैन गेट डिफरेंशियल साइनोसिस, क्योंकि लोअर लिम्ब को ब्लड नहीं जा रहा। इसमें जो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी, फीचर्स, पहले फीचर्स में, फीचर्स बता देता हूँ, को फीचर्स बता देता हूँ। देयर विल बी ब्रेकियो फीमोरल डिले। जो आपकी ब्रेक इम्पल्स, जो ब्रेकियल आर्टरी के अंदर पल्स है वो पहले आएगी, फेमरल आर्टरी में बाद में आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। इसी तरह देयर विल बी डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर। अपर बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, लोअर बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि सारा ब्लड ऊपर जमा हो रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा। ये फीचर्स मिल जाएंगे आपको। फिर आपको जो कॉमन जो प्रेजेंटेशन होती है ना, वो होती है, पेशेंट कहता है मैं भागता हूँ या चलता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, बिकॉज हिज लोअर लिम्स आर नॉट रिसीविंग इनफ ब्लड। सिर्फ पैरों में होता है। तो ये भी अपने याद रखनी, ये प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। अब इसकी ना कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा की बड़ी स्ट्रॉन्ग एक तो एसोसिएशंस है जो आपको नजर आएंगी। एक एक्सरे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखें और मुझे बताएं आप उसमें क्या नजर आ रहा है। ये आप एक्सरे देखें जरा, मैंने शेयर किया है इधर। हम ये आप देखें, ये दोनों आपको क्या नजर आ रहा है इसके ऊपर, ये क्या है ये आप देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल ये रिब है। अच्छा, मजे की बात देखें कि अप रिब्स का जो अपर बॉर्डर है वो ठीक है। ये मसला सिर्फ लोअर बॉर्डर पर आ रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये जगह जगह से खुरदरी हुई हुई है यहाँ पे इट इज लाइक, से जगह जगह पे इस पे देखें आप, यहाँ पर भी ये। तो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड नॉचिंग, नॉचिंग ऑफ रिब्स। और ये लोअर मार्जिन पर ही है। रिब के लोअर मार्जिन पे क्या होता है, क्या होता है लोअर के रिब के लोअर मार्जिन पे, न्यूरोवेस्कुलर बंडल होता है, नर्व, आर्टरी एंड वेन।
यस डॉक्टर जवेरिया, वेरी राइट। न्यू वेस्कुलर बंडल, अच्छा। अब ये क्यों हो रहा है ये? बेसिकली जो यहाँ पे आर्टरी रन कर रही है ना, जस्ट बिलो इट, आपको पता है आर्टरी जो यहाँ पे रन कर रही है, इट इट हैज इमेंस प्रेशर इन कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। अब वो क्यों है? आपको पता है जो इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं इनका अनास्टोमोसिस होता है। जो आपकी राइट जो है आपकी सबक्लेविन की ब्रांच होती है, इंटरनल मेमोरी यहाँ से गुजरी होती है, इसको इंटरनल थोरेसिक भी कहते हैं। तो इट अनास्टोमोसिस विद, ये अनास्टोमोस करती है विद दीज इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो दीज इंटरकोस्टल आर्टरीज देन अनास्टोमोस विद डिसेंडिंग एओर्टा। तो आपको पता है अब एओर्टा के डिसेंडिंग एओर्टा तक ब्लड जो है वो, डिसेंडिंग एओर्टा तक ब्लड जा नहीं रहा, यहाँ से तो नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टोसिस हुई हुई है यहाँ पे, there's coagulation। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड ऊपर वाली ब्रांचेस से जाएगा, यहाँ से इंटरकोस्टल से शंटिंग होगी, इंटरकोस्टल्स के थ्रू वो फिर इट विल एंटर द लोअर एओर्टा। तो उससे होता है क्या कि दीज इंटरकोस्टल आर्टरीज दे रिसीव ग्रेट अमाउंट्स ऑफ हाई प्रेशर ब्लड एंड दे कीप प्रेसिंग, क्योंकि हर हर पल्स के साथ दे बल्ज अपॉन द on the lower rib margin, and this is what creates this impression on the chest x-ray, and this phenomena is called notching of the lower rib margins. It is seen in coactation of aorta। ठीक है, ये भी तस्वीर है, इसके अंदर भी देखें, द सेम थिंग इज अपर रिब, ठीक, अपर रिब मार्जिन ठीक है, यहाँ पे लोअर रिब में ये देखें, हियर, हियर, ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉचिंग। अब हम वापस फर्स्ट एड के ऊपर आते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो फर्स्ट एड पे क्या बता रहा है वो, व्हाट वी नीड टू रिमेम्बर? एओर्टिक नैरोइंग नियर इंसेशन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस associated with bicuspid aortic valve। ये एसोसिएशन याद रखनी है आपको। पता है जो आपके एओर्टिक वेल्व है, इट इज सेमिलूनर वेल्व। वो शेप उसकी पता है कैसे, ऐसे उसकी शेप होती है, तीन होते हैं कस्प्स। बायकस्पिड एओर्टिक वेल्व के पेशेंट में इनमें से दो कस्प फ्यूज कर देते हैं, दो फ्यूज कर जाते हैं, और दो कस्प रह जाते हैं, तो इसको बायकस्पिड एओर्टिक वेल्व। इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, एसोसिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टर्नर सिंड्रोम के साथ। ठीक है, वीएसडी एएसडी डाउन सिंड्रोम के साथ, या टर्नर सिंड्रोम के साथ आएगा। तो यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू नो द फिजिकल अपीयरेंस, द फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब जो मैंने पॉइंट्स आपको, फीचर्स जो मैंने आपको बताए थे, वो अब डिस्कस कर लेते हैं इसको मैं जरा। हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, कोल्ड, वीक, डिलेड पल्सेस, ब्रेकियो फेमरल डिले। ठीक है, और क्या होगा, इंट्राकोस्टल आर्टरीज एनलार्ज ड्यू टू कोलेटरल सर्कुलेशन, आर्टरीज इरोड रिब्स, नॉच्ड अपीयरेंस, ये जो मैंने आपको बताई थी, देयर इज नॉच्ड अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे, कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेलियर वगैरह। अब इसके अंदर देयर इज ग्रेट रिस्क ऑफ वन अदर पैथोलॉजी, सेरिब्रल हेमरेजेस, क्योंकि इनके अंदर बेरी एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी इनमें हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। एओर्टिक रप्चर भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है एओर्टा के अंदर। लेकिन ये बेरी एन्यूरिज्म्स है ना, बेसिकली दीज आर आल्सो कॉल्ड सेक्युलर एन्यूरिज्म्स। ये पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट कर सकता है स्ट्रोक के साथ। बेसिकली ये ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है ना, ऐसा उसमें एन्यूरिज्म, दिस इज कॉल्ड अ बेरी बेरी एन्यूरिज्म, बेरी, जैसे बेरी नहीं होती लटक होती है वैसे ही, या सेक्युलर, एंड दिस हैज ग्रेट टेंडेंसी टू बर्स्ट, और ये बर्स्ट करेगा, इट विल कॉज हेमरेज। ठीक है, तो द पेशेंट विद कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा कैन प्रेजेंट विद सब एरेक्नोइड हेमरेज, सब एरेक्नोइड हेमरेज। ठीक है, स्ट्रोक, कैन प्रेजेंट विद स्ट्रोक।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लास्ट जो रह गई है पैथोलॉजी, वो है डबल एओर्टिक आर्च। वो मैं आपको लास्ट बस पे दिखा देता हूँ ऑन गूगल, फिर हम इसको खत्म करते हैं। काफी पढ़ाई कर ली हमने आज। डबल एओर्टिक आर्च, ये देखें, ये होती है डबल एओर्टिक आर्च। ये एओर्टिक आर्च ट्रेकिया के इर्द गिर्द उसको लूप अराउंड कर रही है। तो पेशेंट, पता है प्रेजेंटेशन क्या होती है पेशेंट की? वो माँ कहती है बच्चा मेरा, जब उसको मैं दूध पिलाती हूँ ना, उसका ज़रा फ्लेक्शन वो करता है अगर, तो उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। और एक्सटेंड, हेड एक्सटेंड करता है तो उसका सांस ठीक हो जाता है। दिस इज टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डबल एओर्टिक आर्च सिंड्रोम। ये यूवर्ल्ड में मैंने पढ़ी थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। दिस एंड्स आर टुडेज लेक्चर। साइनोटिक एसिनोटिक के एमसीक्यूज शेयर करूंगा, ट्राई टू सॉल्व them। बाकी इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।